हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेक्चर 3 में मैं क्या करने वाला हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो आज लेक्चर 3 में मैं जो लेक्चर 1 में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे वो बहुत ही बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, 12th लेवल तक के। आज हम देखेंगे स्पेशल रियल मैट्रिसेस। ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है बट ये प्योरली ग्रेजुएशन लेवल जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और इन सभी मैट्रिसेस का हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके साथ ही सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So we will start with special real matrices, and the first type is symmetric matrix. So what is the definition of symmetric matrix? A matrix for which A transpose is equal to A. इसका मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये हम देख ही चुके हैं। So, in terms of elements, a matrix is symmetric if AJI is equal to AIJ. ठीक है, अगर मैं एलिमेंटल टर्म में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब हमारा AJI और AIJ इक्वल हो जाए तो हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कि आप I और J को फ्लिप करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है या फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम में है, बात एक ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल है उसके अबाउट ये सारा सिस्टम सिमेट्रिक हो रहा है। जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकेंड रो है वही सेकेंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। और अगर आपको मैथमेटिकली ही चेक करना है तो आप इसका ट्रांसपोज लेके देखिए। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने पे भी क्या ये मैट्रिक्स दोबारा से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है? यस, ये एग्जैक्टली दोबारा से ए मैट्रिक्स ही बन गया है। इसका मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज एंड ए दोनों इक्वल है और ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, वही मैंने लिख दिया है। विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए। अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए आ जाएगा दोबारा से। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एलिमेंटल फॉर्म में आप लिख सकते हैं ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। इसका मतलब अगर आप आई जे को फ्लिप करेंगे तो एक नेगेटिव साइन से वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहेगा। फॉर आई इज इक्वल टू जे, आई जे इक्वल होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आई और जे को आई के इक्वल पुट कर दूं तो यहाँ से तो ए आई आई ज़ीरो आ गया। कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपके सामने मेंशन की है। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में वो ज़ीरो होते हैं। ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ चुका है, इसे आपको याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर कर देते हैं इस कंसेप्ट को और क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने ये रहा। डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो ही होंगे, ये बात तो हमने देख ही ली है। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? जी हाँ, आप देख सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें जो ए जे आई है वो माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल है, नेगेटिव साइन के साथ इक्वल है। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, बट डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब बी क्या है? बी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बट ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग इसका ट्रांसपोज लेके देख लें। ठीक है, ए एंड बी का, और देखिए कि उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये बोला है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, या फिर इसकी सिमेट्री के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सिमेट्री के लिए बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे जो सम है इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। पहले टर्म को मैं पी मानूँ और दूसरे को क्यू, तो पी प्लस क्यू होल ट्रांसपोज इज पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज।
तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का ट्रांसपोज हो रहा है, बट हमें पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाता है। और क्या मैं इसे आगे पीछे करके लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए होल ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अगर उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ेंगे तो वो सिमेट्रिक बन के आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने नेक्स्ट ये रहा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो दोबारा अगर सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करने के लिए बोले तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप उस गिवन एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लेके देखोगे कि क्या होता है। तो मैं ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो अगर मैं इस गिवन एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लेता हूँ तो हमें पता है कि ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सम में, तो दोनों टर्म पे ट्रांसपोज आ जाएगा। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस दोबारा से अगेन ए आ जाएगा। अगर इसमें से मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन लूँ तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गया, वही हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आ रहा है। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तब। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ए एक्स वाई एंड जेड। ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट्स जो हमें नहीं पता है, तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। कब? सच दैट द गिवन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए आपको स्क्यू सिमेट्रिक दे दिया, तो पहली बात तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ए क्या आ जाएगा, ए हमारा ज़ीरो आ गया। अब बाकी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो x प्लस वाई है वो 4 के नेगेटिव साइन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं बोलना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया है। सिमिलरली ये जो 3 है वो x माइनस वाई के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड लास्ट चीज़ जो है y प्लस जेड शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2z। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा z इज इक्वल टू वाई बाई 3 विद अ नेगेटिव साइन। तो अब ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है, इनको आप फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो x एंड y में है उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको x एंड y मिल जाएगा, और आपके पास अगर y है तो आप z की वैल्यू भी फाइंड कर ही सकते हैं। तो मैं स्टेप्स करके दिखा देता हूँ जल्दी से। x आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो y आ जाएगा। सिमिलरली z आ जाएगा माइनस ऑफ y बाई 3 करने से 1/6। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने अभी तक 2 टाइप्स के मैट्रिसेस देख लिए, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों सिमिलर थे, दोनों में ट्रांसपोज का यूज़ करना होता था। अभी ऑर्थोगोनल में भी ट्रांसपोज का यूज़ होगा, बट इसकी क्या डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी है ग्रीन बॉक्स में, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू आई। बीच में कुछ नहीं है, ए एंड ए ट्रांसपोज के, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स एक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या ये देखा देखा मैट्रिक्स लग रहा है क्या? जी हाँ, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हम जानते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और मैं कह रहा हूँ कि ये भी ऑर्थोगोनल होता है। चेक करते हैं कि है नहीं है। ए ट्रांसपोज मतलब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। दोबारा से आप लोग चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोज लेके देखें, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसके आगे अगर मैं कंडीशन जो है ऑर्थोगोनल की वो चेक करने जा रहा हूँ, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, इसका मतलब ए की जगह मैं आइडेंटिटी रख सकता हूँ, और ए ट्रांसपोज की जगह आइडेंटिटी का ट्रांसपोज यानी कि दोबारा से आइडेंटिटी रख सकता हूँ। आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी स्क्वायर, एंड आइडेंटिटी स्क्वायर इज इटसेल्फ आइडेंटिटी। इनमें से अगर किसी भी स्टेप में मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो उसे मैथमेटिकली करके देखे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया है,
ट्रांसपोज लेना मैंने सिखा दिया है, तो आप लोग उसे ज़रूर करके देखें अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंडीशन फुलफिल हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ हेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये हमने शो भी कर दिया है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आप लोग, मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है इसको नाम, जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। सिमिलरली जो नीचे एक कंडीशन मैंने और दिखाई है ऑल्सो करके, इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ये कंडीशन आपने पहले कहीं देखी है क्या? जी हाँ, आप लोगों ने देखी है ये कंडीशन। जब मैंने इन्वर्स की बात की थी तब मैंने आपको ये कंडीशन दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्वर्स की कंडीशन है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देखिए, कंपेयर करने पे आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल है। किस केस में? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ए ट्रांसपोज एंड ए इन्वर्स इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे आपको ऑर्थोगोनल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का पता चलने वाला है। एग्जाम्पल है, इसमें ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और कह दिया है कि ये ऑर्थोगोनल है, तो मैं इसके साथ कुछ ट्रिक्स यूज़ करके देखने वाला हूँ और आपको उससे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देने वाला हूँ। तो किसी भी मैट्रिक्स जो 3x3 है उसमें मैं 3 रो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जो पहला रो है इस मैट्रिक्स का उसे मैं पहला रो वेक्टर u1 बोलूँगा, और u1 में मैंने पहले 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली मैं u2 को सेकेंड रो वेक्टर कह सकता हूँ, एंड इसी तरीके से मैं u3 भी एक थर्ड रो वेक्टर आपके सामने लिख देता हूँ। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये कन्वेंशन आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं रो वेक्टर्स। ऐसे ही अगर आप कॉलम्स के वेक्टर बना दे तो उन्हें कॉलम वेक्टर बोलते हैं, बट इन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रो वेक्टर हो गए 3 आपके सामने। अब इन 3 वेक्टर्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देने वाला हूँ जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में हमेशा ट्रू होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप u1 को u2 के साथ डॉट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? आप खुद करके देखिए, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जैसा है। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यही तो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 2/3 टाइम्स -2/3 दैट इज हमारे पास आ जाएगा -4/9। तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। फिलहाल मैं बाकी के एलिमेंट्स को भी ऐसे ही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करता चला जाता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप u2.u3 करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, एंड u1.u3 करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ये आप लोग चेक खुद कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेना मैंने बता दिया है कैसे लेना है। इंडिविजुअल जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और उन्हें ऐड कर देना है। तो ऐसे आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इससे मैं ये कह सकता हूँ कोई भी 2 रो वेक्टर्स जो होंगे वो क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ये एक वर्ड है ऑर्थोगोनल, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर जैसा कुछ। नाउ हम देखते हैं कि अगर मैं पहले रो वेक्टर को खुद के साथ ही डॉट लेता हूँ तो क्या होता है। अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट लेते हैं तो जो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका हम स्क्वायर्स करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। यही मैं कर रहा हूँ। 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर, इन्हें आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं u2.u2 करूँगा तब भी 1 आएगा, एंड मैं u3.u3 करूँगा तब भी मेरे पास 1 आ जाएगा। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ? नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टी है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। आपको ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखनी है और इस एग्जांपल के थ्रू याद रह ही जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिखी मैंने, इन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एनी 2 रो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, एंड ईच रो वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हर रो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ?
लैंग्वेज को समझे, यूनिट वेक्टर मतलब ये कि उसका खुद के साथ डॉट वन आ जाएगा, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन है, उसे हम बोल देते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, या फिर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन ऐसा हम बोल देते हैं। तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो मैंने चीज़ बोली उसी को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं जो कॉलम्स के बारे में है। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ें जो हैं वो कॉलम्स के लिए भी वैलिड है, इसका मतलब कॉलम वेक्टर के लिए भी वैलिड है। तो मैं लिख देता हूँ, एंड एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर कॉलम्स एज वेल, कॉलम के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डेटर्मिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो फिक्स है, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ में से ही उसका वैल्यू आ सकता है, और वो मैं प्रूफ करने वाला हूँ। वो प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का हमें डेटर्मिनेंट अगर निकालना होता है, इसका मतलब आपने a इंटू बी कर दिया, उसके बाद उसका डेटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ b। और यही प्रॉपर्टी अगर मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए लगाने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लिखना होगा, दैट इज a टाइम्स a ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे डेटर्मिनेंट लेता हूँ, जो RHS है डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ वन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले किसी भी ऑर्डर का 2x2 या फिर 3x3 और उसका डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखे तो आपको उसकी वैल्यू वन ही मिलेगी। और डेटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अगर आपको जानना है तो मेरा लेक्चर 2 ज़रूर देखें। अब जो लेफ्ट साइड है उसमें डेटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो डेटर्मिनेंट a टाइम्स डेटर्मिनेंट a ट्रांसपोज, बट हमें पता है कि डेटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है या ट्रांसपोजिशन की प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने पे डेटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है एंड ट्रेस भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखता हूँ मैं यहाँ पे इसको वन के इक्वल कर दूंगा। अब जो a ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट है उसे मैं लिख सकता हूँ डेटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू वन। अब इसे मैं लिख सकता हूँ डेटर्मिनेंट a स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि डेटर्मिनेंट a की वैल्यू प्लस माइनस वन, यही दो वैल्यूज़ डेटर्मिनेंट ऑफ a की आ सकती है जब हमारा a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। तब सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, हेंस डेटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज कम्स आउट टू बी प्लस माइनस वन। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है मैथमेटिकल प्रैक्टिस के लिए, आप ये करके देखें। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को इन दो फॉर्म में लिख सकते हो। ये दो फॉर्म आप लोगों ने देख ली। इसका मतलब किसी आर्बिट्रेरी थीटा के लिए आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये साइंस का पोजीशन भी आपको ध्यान रखना है, साइन मतलब जो नेगेटिव साइन है या साइन या कॉज है, इनका पोजीशन भी आपको ध्यान रखना है। इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए आपको दो एग्जांपल से दोनों ही पोजीशन को जस्टिफाई कर देता हूँ। दोनों ही जो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, दोनों को आपके सामने जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला एग्जांपल ये रहा। इस एग्जांपल में मैं एलिमेंट्स कुछ ऐसे रख रहा हूँ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए जस्टिफाई हो रही है, ताकि कैलकुलेशन वाइज या देखने में आसानी हो। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दिया, और ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये मैंने कह दिया। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज लेके देखें और इसको इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा आपको। और इसी ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉज या साइन के फॉर्म में विद थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। जी हाँ, मैं ज़रूर ऐसा लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये करने के बाद अगर आप इसका डेटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोग खुद ही निकालें डेटर्मिनेंट। 2x2 का तो बहुत ही आसान होता है, ये वन आएगा। मैं एक बार स्टेप्स शो कर देता हूँ कि वन कैसे आएगा इसका डेटर्मिनेंट। सो कॉज पाई बाय 3 इंटू कॉज बाय 3 इज पाई बाय 3 इज कॉज स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस, और एक नेगेटिव साइन साइन के आगे वाला, तो दो बार माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये साइन स्क्वायर पाई बाय 3। सो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, ठीक है। तो डेटर्मिनेंट वन आ गया।
अब ये बी एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूँ जो सेकेंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें मैंने वैल्यूज़ ले ली है 1/√2, 1/√2, 1/√2 एंड -1/√2। ये भी हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके जो रो वेक्टर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि वो दोनों आपस में हमेशा ऑर्थोगोनल ही मिलेंगे आपको। एंड ईच रो वेक्टर इज़ नॉर्मलाइज्ड, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर मिलेगा जो इसमें दोनों जो रो वेक्टर्स हैं वो। और बी को ही मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में, और इस बार थीटा की वैल्यू π/4 होगी। सो इसका डिटर्मिनेंट भी आप देख सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल आएगा। और चेक करने के लिए मैं अगर करूँ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, cos π/4 इंटू -cos π/4 दैट इज -cos स्क्वायर π/4 माइनस साइन स्क्वायर π/4। नेगेटिव साइन आप कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको 1 मिल जाएगा। सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके और ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आपको n×n सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना है, फॉर्म करना है, तो आप लोगों को कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए बी जो है इनका मल्टीप्लिकेशन वो सिमेट्रिक होगा क्या। क्वेश्चन 3, ए जो है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो a⁻n के बारे में आपको कमेंट करना है कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है, डिपेंडिंग ऑन n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। सो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आप लोगों को इसी चीज़ को रिपीट करना है क्वेश्चन 1 को फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए होंगे फॉर n×n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। That is all for today's lecture. Thanks for watching.